हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग एजुकेशन पेपर की मॉक टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं और मैंने ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट करा चुकी हूं जिसमें मैंने 16 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आप अगर वो मॉक टेस्ट नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए और वो मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन नेट एस्पिरेंट्स मेरे चैनल की नाम है। इस चैनल पे मैं रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट डालती रहती हूँ एंड सेकेंडली इस चैनल के थ्रू मैं एजुकेशन पेपर की भी टॉपिक्स कवर करती हूँ। तो आप मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मॉक टेस्ट की। तो सबसे पहली क्वेश्चन जो है वो है Which of the following commission has been created on the recommendation of Tara Chand Committee and Central Advisory Board of Education? यानी कि यहाँ क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित दिए हुए जितने भी ऑप्शंस हैं कमीशंस हैं उनमें से कौन सा कमीशन जो है वो ताराचंद कमेटी एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के रिकमेंडेशन पे बनाए गए हैं, यानी कि उनके कहने पे बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है नंबर ए कोठारी कमीशन, दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, थर्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, फोर्थ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो ताराचंद कमेटी एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के रिकमेंडेशन पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो 1952 में बनाया गया है और ये जो कमेटी है वो टोटल सेकेंडरी एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट को डील करती है, सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड करके बनाया गया है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चाइल्ड शुड बी लेफ्ट independently in his environment. Which school of philosophy emphasize on the above? यानी कि चाइल्ड जो है उसे प्रकृति में स्वतंत्र तरीके से छोड़ देना चाहिए, वो प्रकृति से ही सीखेगा। ये ऐसा कौन सा स्कूल ऑफ फिलॉसफी का मानना है या कहना है? ऑप्शन नंबर ए प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन नंबर बी आइडियलिज्म, ऑप्शन नंबर सी नेचुरलिज्म एंड ऑप्शन नंबर डी एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो चाइल्ड को प्रकृति में इंडिपेंडेंटली छोड़ देना चाहिए। ये जो थिंकिंग है, ये जो मानना है, ये नेचुरलिज्म का है, क्योंकि नेचुरलिज्म जो है प्राकृतिकवाद, उनका कहना ये है कि बच्चे के ऊपर लर्निंग को इम्पोज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें इस तरह से छोड़ देना चाहिए नेचुरल इन्वायरमेंट में, ताकि वो खुद अपने आप ही सीखे प्रकृति से। तो इसका आंसर जो है वो नेचुरलिज्म हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन जो है वो है द स्कूल ऑफ वेदांता, यानी कि निम्नलिखित दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा वेदांतिक स्कूल है? नंबर ए जो है वो धर्मा, अर्था एंड मोक्षा, नंबर बी ऑप्शन अद्वैता, द्वैता एंड विशिष्ट अद्वैता, नंबर सी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, नंबर डी ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल। तो अद्वैता फिलॉसफी जो है उनका कौन सा स्कूल्स है निम्नलिखित दिए हुए में से? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अद्वैता, द्वैता एंड विशिष्ट अद्वैता। अद्वैता फिलॉसफी एक ऐसा फिलॉसफी है जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी से बिलोंग करती है। इनका मानना ये है कि जो प्रकृति का जो क्रिएशन है वो गॉड ने किए हैं, ठीक है, और जो मैन है वो गॉड से अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही है, दोनों एक ही हैं। यानी कि मानव जो है वो इंसान से ही आया है, वापस इंसान में ही चला जाएगा। तो इसका जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, स्कूल्स जो हैं वो है अद्वैता, द्वैता एंड विशिष्ट अद्वैता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। कास्ट सिस्टम कैन क्रिएट अ
मतलब कि कास्ट सिस्टम जो है हमारे जो कंट्री में जो डिफरेंट कास्ट जो रहते हैं वो क्या सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डालते हैं, उनके थ्रू उनके कारण कैसा समाज बनता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोज सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी चेंजिंग सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी डेड सोसाइटी एंड ऑप्शन नंबर डी ओपन सोसाइटी। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगी क्लोज सोसाइटी। क्लोज सोसाइटी यानी कि बंद समाज, जहाँ पे कोई एक दूसरे के साथ ना ही कोई इंटरेक्शन हो पाएगी। मतलब एक जाति भाव का जो भावना है वो हमेशा सोसाइटी के ऊपर घेरा बना के रहेगी। तो क्लोज सोसाइटी, एक तबके के जो इंसान है वो दूसरे तबके के इंसान से अलग ऐसा महसूस होगा, तो उसे हम बोलते हैं क्लोज सोसाइटी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म कौन से निम्नलिखित दिए हुए ऑप्शन में से डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा प्रकार का मैकेनिज्म बोल सकते हैं जो हमारे हमें हमारे जो हमारी जो कष्ट है, कष्ट से बचने के लिए हमें हेल्प करती है और हमें एडजस्ट करने में सहायता करती है। सपोज़ हमारा कोई डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हुआ तो हम जो पेन में चले जाते हैं वो पेन से बचाने में हमें डिफेंस मैकेनिज़्म हेल्प करती है, ताकि हमारा जो मेंटल कंडीशन एंड एडजस्टमेंट दोनों ही परफेक्टली हो पाए। तो इन चारों दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं है। तो नंबर ऑप्शन ए रिग्रेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी एसोसिएशन एंड ऑप्शन डी कंपनसेशन। तो ऑप्शन ए एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ऑप्शन बी भी डिफेंस मैकेनिज्म है, ऑप्शन डी भी डिफेंस मैकेनिज्म है, सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। ऑप्शन ए जो है रिग्रेशन यानी कि रिग्रेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें एक एडल्ट जो है वो अपनी चाइल्डहुड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसा रिफ्लेक्शन होने लगती है, तो ये नहीं होने वाली है। सब्लिमेशन यानी कि सब्लिमेशन जब कोई डिज़ायर जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो तो हम वो डिज़ायर को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि एक बिजनेसमैन है, वो दूसरों के पैसे से बहुत सारा बेनिफिट करके वो बहुत ही रिच हो गया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिच हो गया है एक बिजनेसमैन। तो अब वो जो पैसा है वो पैसा का वो कुछ डोनेशन दे रहा है, वो डोनेशन में इस्तेमाल कर रहा है, चैरिटी में इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसा जो इंसान है वो अपने पैसा को कुछ कुछ थोड़ा अच्छे काम में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हो गया सब्लिमेशन। एंड कंपनसेशन मतलब कि हमारा कोई इच्छा पूरा नहीं हुआ है तो हम उस इच्छा को दबाने के लिए, उस इच्छा जो पूरा नहीं हुआ है उसका पेन को सप्रेस करने के लिए हम और कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इच्छा उसे दे रहे हैं, उसका पूर्ति कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे आप एक शॉपिंग मॉल गए और आपको कोई ड्रेस पसंद आई, बट आपको वो ड्रेस नहीं खरीद पा रहे हो क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो आप उसकी जगह पे थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है बट वो भी अच्छा क्वालिटी है, अच्छा प्रोडक्ट है, वैसा आप 2 ड्रेस खरीद ले रहे हो। तो 2 ड्रेस देके आप उसका जो पहला वाला जो इच्छा था उसको आप किसी तरह समहाउ से आप सप्रेस कर रहे हो, उसे आप हटा दे रहे हो, तो इसे बोलते हैं कंपनसेशन। तो रिग्रेशन, सब्लिमेशन एंड कंपनसेशन तीनों ही डिफेंस मैकेनिज्म है। एसोसिएशन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी के साथ लिंक हो जाना, किसी के साथ एकत्रित हो जाना, तो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच कैन बी रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो निम्नलिखित दिए हुए में से कौन सा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की एग्जाम्पल है। तो क्वासी एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। क्वासी एक्सपेरिमेंट एक ऐसा तरह का एक्सपेरिमेंट है जो
ट्रू एक्सपेरिमेंट और प्री एक्सपेरिमेंट, इन दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, यहाँ पे रहता है क्वासी एक्सपेरिमेंट, जो ना ही 100% ट्रू एक्सपेरिमेंट है और ना ही 100% प्री एक्सपेरिमेंट है। उसमें कुछ कुछ गुण ट्रू का है और कुछ कुछ गुण प्री एक्सपेरिमेंट का है, तो वो मिडिल में रहते हैं, तो इसे बोलते हैं हम क्वासी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें से कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च डिज़ाइन नहीं है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन इसकी आंसर है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन जो है ये इसकी आंसर हो जाएगी, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन में मैनिपुलेशन, जो कि ट्रू एक्सपेरिमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है सैंपल में, और जो सैंपल्स जो है वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया जाता है, जो प्री एग्जिस्टिंग सैंपल हैं उन्हीं को कलेक्ट किया जाता है, और इनमें जो ट्रू एक्सपेरिमेंट का क्वालिटी है वो ये है कि इसमें 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर 7, इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी वाज गिवन बाय। क्वेश्चन का मतलब है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी ये कौन से एक्सपोनेंट का थ्योरी है। ठीक है, पर्सनालिटी की थ्योरी है ये, तो ये पहला ऑप्शन है एडलर, दूसरा ऑप्शन है जंग, तीसरा ऑप्शन है आइजिंग और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है एडलर, ये इसकी सही आंसर हो जाएगी। एडलर इसका आंसर हो जाएगी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी ये कैसा थ्योरी है। इनका मानना है, एडलर का मानना ये है कि मैन जो है वो हर वक्त ऐसा कोशिश करता रहता है कि वो अपने आप को सुपीरियर बना पाए, मोर पावरफुल बना पाए। तो ये जो थ्योरी है ये इसी के साथ डील करता है कि इंसान किस तरह से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर बना पाए, पावरफुल बना पाए, ताकि वो इन्फीरियर फीलिंग जो है वो हट जाए, उसके कंपनसेशन में इंसान जो है वो ज़्यादा पावरफुल होके सामने आ पाए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगी एडलर। तो हमारी अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग NCTE इज टू। NCTE स्थापना करने की क्या मूल कारण है, क्या एम है। NCTE जो है वह है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी empowerment of teachers in India, option C to encourage educational research, and option D improving the quality of teacher एडुकेशन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगी वो होगी नंबर डी, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। अब देख सकते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये डील कर रहा है टीचर एजुकेशन के साथ। एम्पावरमेंट ऑफ टीचर इन इंडिया एंड टू इम्प्रूव एजुकेशनल रिसर्च भी इसका काम नहीं है। एम्पावरमेंट ऑफ टीचर इन इंडिया ये हो सकता है, बट ये हमें नहीं लगाना है, क्योंकि यूजीसी नेट में ऑप्शंस 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन ऐसा रहता है जो हमें लगती है कि ये हो सकती है, बट वो नहीं होती है। कि हमें उन दोनों में से जो मोर एक्यूरेट और जो ज़्यादा वेटेज लगता है, जिस आंसर में लगता है वो आंसर हमें चूज़ करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टीचर एजुकेशन जो है एम्पावर हो ही जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, हाइपोथेसिस इज अ। हाइपोथेसिस निम्नलिखित दिए हुए ऑप्शन में से क्या है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव सॉल्यूशन। ये एक रिसर्च का टॉपिक है। रिसर्च में हम कोई रिसर्च बनाने के वक्त प्रॉब्लम सर्च करते हैं, और प्रॉब्लम सर्च करने के बाद हम उसका एक सॉल्यूशन खोजते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो है ये एक इन्फ्रेंस के फॉर्म में होता है, यानी कि हम यहाँ पे अनुमान लगाते हैं। अनुमान को प्रूव करना ही हमारे लिए रिसर्च का काम हो जाता है। तो अनुमान मतलब सपोजिशन। यहाँ पे हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, एक इन्फ्रेंस करते हैं, और उस इन्फ्रेंस को ही प्रूव करना हमारा रिसर्च हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, as per the constitutional directives education should be from the following। यहाँ पे फॉलोइंग जो 4 ऑप्शन है उसमें से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन का कहना है कि
कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव के हिसाब से एडुकेशन क्या है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है शुड बी अवेलेबल टू ऑल, यानी कि एडुकेशन शुड बी अवेलेबल टू ऑल। ऑप्शन नंबर बी, एडुकेशन शुड बी एसेसिबल टू ऑल। ऑप्शन सी, education should be compulsory to all, and option D, education should all of the above। तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एडुकेशन को अवेलेबल, एसेसिबल एंड कंपलसरी कर दिया गया है। तो इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन डी हो जाएगी, अबव द ऑल। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Question number 11. Utility and changes are the basic principles of philosophy of, यानी कि utility and changes are the basic principle of which philosophy? Utility मतलब कि जो हमारे काम में इस्तेमाल हो सके, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में योगदान दे सके, ऐसा कौन सा फिलॉसफी है? तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है प्रैग्मेटिज्म, दूसरा है रियलिज्म, तीसरा है नेचुरलिज्म, चौथा है एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ डील करती है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी के साथ। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस थ्रू, यानी कि सैम्पलिंग एरर जो है, हमारा जो सैंपल का एरर होता है वो किस तरह से रिड्यूस हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल सैंपल साइज। ऑप्शन नंबर बी, लार्ज सैंपल साइज। एंड ऑप्शन नंबर सी, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। एंड ऑप्शन नंबर डी, टेकिंग होल पॉपुलेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग का मतलब होता है ऐसा सैंपल लेना जो हमारे प्रॉब्लम जो है, यानी कि रिसर्च टॉपिक जो है उससे रिफ्लेक्ट कर पाए, यानी कि उसे रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि हमारा प्रॉब्लम है कि हम सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट पे रिसर्च कंडक्ट करेंगे, तो हमें सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट ही लेना है, न कि 10 का ले लेंगे, न कि हम 12 का लेंगे या ग्रेजुएशन का लेंगे। तो हमें कोई ऐसा पॉपुलेशन लेना है जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर पाए, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। यहाँ पे लार्ज सैंपल साइज भी होता है, बट लार्ज सैंपल साइज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तो हम यहाँ पे लार्ज सैंपल साइज लगा सकते थे। तो ये थे कुछ 12 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट और इसके कुछ आंसर्स थे ये। तो मैं आपकी हेल्प के लिए थोड़ा स्टार्टिंग से इसकी आंसर्स टिक कर देती हूँ। नंबर 1 का क्वेश्चन जो आंसर जो है सेकेंडरी है। नंबर 2 जो है वो है नेचुरलिज्म। नंबर 3 है बी। नंबर 4 है क्लोज सोसाइटी। नंबर 5 है एसोसिएशन। एंड नंबर 6 है एक्सपोज फैक्टर डिज़ाइन। नंबर 7 है एडलर। नंबर 8 है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। नंबर 9 है सपोजिशन। नंबर 10 है ऑल ऑफ द अबव। नंबर 11 हो जाएगी यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म आंसर। एंड नंबर 12 जो है वो हो जाएगी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो अब देख लीजिए, मैंने यहाँ पे सारे 1 से लेके 12 जितने भी मैंने मॉक टेस्ट करवाए हैं उनकी आंसर मैं हाईलाइट कर दी हूँ, बोल्ड कर दी हूँ। सो थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती होगी, और आपको अगर ऐसा ही वीडियो देखना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन नेट एस्पिरेंट मेरे चैनल के नाम है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आप
नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे शेयर करिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी हो मेरी मॉक टेस्ट से रिलेटेड या फिर आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से कोई क्वेरी हो तो आप आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।